Hello everyone and welcome to first episode of Digging Deeper. In this podcast we have Mr. Anupam Roongta with us. So इस podcast के अंदर हम बात करेंगे कई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में जिससे आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आप बिगनर हैं या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में प्रॉफिट अर्न कर सके. एंड ऑल्सो हम ये बात करेंगे कि अगर मार्केट के अंदर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो आपके अंदर कौन कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए जिससे कि आप मार्केट से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं. सो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको मिस्टर अनुपम रूंगटा के बारे में बताना चाहूंगा. सो मिस्टर अनुपम सर एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है एंड उनके पास 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट का. ऑल्सो उन्होंने एक बुक भी लिख रखी है, हाउ टू सिलेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. सो अनुपम सर के पास ओवरऑल बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी नॉलेज है और इसी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का हम फायदा लेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर. सो काइंडली आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखना जिससे कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए. और ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे. So first of all, Anupam Roongta sir, I would like to know about your career journey. How been from an engineering to investment? What was your journey? Thank you, Hitesh, for inviting me, first of all. And I hope I can add value in today's podcast. So regarding my career and investment journey, so as you rightly mentioned, I got into engineering, and during my engineering I realized this is really not my cup of tea. Somewhere in third year I realized I don't want to do anything related to engineering. I was doing computer science engineering, by the way. So soon after my engineering I started pursuing towards finance field. In fact, the first job I took was also in finance field, and I also noticed over a period of time that a lot of my friends also from the engineering college and from other colleges, they ended up doing something apart from engineering. Engineers जो है वो engineering के अलावा बहुत कुछ कर लेते हैं. So engineering के बाद finance field में ही job किया गुड़गांव में, और स्टॉक मार्केट को लेके हमेशा से एक कॉन्टेक्स्ट था, एक बैकग्राउंड था, बिकॉज मेरे फादर 1978 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो घर में वो माहौल हमेशा से था स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या होता है, कैसे होता है. और जॉब करने के बाद 3-4 साल अराउंड जॉब किया. उसके बाद ये भी समझ में आ गया कि खुद का कुछ करना है. जॉब में भी उतना मजा नहीं आ रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं है जो शायद मैं ढूंढ रहा था. तो जब बिजनेस करना शुरू किया तो बिजनेस में भी कई चीजें एक्सप्लोर करी, इधर उधर 2-3 वेंचर्स करे, और अल्टीमेटली समझ में आया कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस और ट्रेनिंग, ये 2 ऐसे एरियाज है जहां पे मेरा इंटरेस्ट है और जहां पर मैं काफी अच्छा आगे जाके कर सकता हूँ, वैल्यू एड कर सकता हूँ. सो आज वही कर रहा हूँ. मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ, एंड आई आल्सो डू स्टॉक पोर्टफोलियो सर्विसेज जहाँ पे मैं स्टॉक रिकमेंडेशंस देता हूँ. ओके, तो फाइनली मतलब जो आप चीज करना चाहते थे अपनी लाइफ में आप वो चीज एक्चुअली में कर रहे हैं. सो दैट इज अमेजिंग. राइट. एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, जरूरी नहीं है हमें पहले दिन से पता हो हम क्या करना चाहते हैं. तो मेरे लिए एक मैं कहूंगा ये आई वाज लकी कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं, एक्सपेरिमेंट कर सकूं. तो जब मैंने 4-5 चीजें करके देखी, जॉब भी किया, इंजीनियरिंग भी उससे पहले कर ली, अपना खुद के बिजनेस भी 2-3 तरह के करके देख लिए, तो समझ में आ गया कि क्या चीज, किस चीज में मजा आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है, किस चीज में फ्यूचर दिख रहा है. तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, आई वुड से. हो सकता है सबके पास ना हो ये अपॉर्चुनिटी, बट वी शुड बी ओके विद एक्सपेरिमेंटिंग. जरूरी नहीं आप पहले दिन से सेटल्ड हो जाए और आपको पता हो आपको क्या करना है. आप एक्सपेरिमेंट करके भी आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या वर्क कर रहा है. तो आपको ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर, एंड मेरे को अभी मुश्किल से 1 साल हुआ है और मैंने मतलब 2 ओपिनियन जाने मार्केट के. अगर आपको मार्केट के बारे में सीखना है, पहला तो ये है कि पहले आप मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, एंड उसके बाद आप मार्केट में इन्वेस्ट करो. और सेकंड चीज ये है, मार्केट में पैसा लगाओ. आपका जो अप्स एंड डाउन आएंगे मार्केट में
वो भी आपको सिखा देगा, मतलब मार्केट आपको खुद सिखा देगा। सो अगर कोई एक स्टार्टिंग में डना है या हमारे जैसे यंगस्टर्स है, वो मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, उनके पास डीमैट अकाउंट है, मनी है, बट उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कहाँ से इन्वेस्टमेंट की लर्निंग स्टार्ट करें, तो आप हमें कैसे गाइड कर सकते हैं कि अगर हमें ये इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो हम मतलब कैसे हमारी जर्नी को बिगिन करें? वेरी गुड क्वेश्चन हितेश। सो इस दोनों चीजें जो तुमने कही, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहले बुक्स पढ़ो, पहले 10-15 बुक्स पढ़ो और आर्टिकल्स पढ़ो और यूट्यूब चैनल्स देखो और सीखो और फिर ही घुसो, वो बहुत थियोरेटिकल हो जाएगा। और ना मैं ये कहूंगा कि सीधे एंट्री मार लो और अपने आप ही मार्केट एक्सपीरियंस से सिखा देगा। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। मैं इसको किस तरह से देखता हूँ, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 2 पिलर्स को बिल्ड करना है। नंबर 1 नॉलेज एंड नंबर 2 टेम्परामेंट। अब टेम्परामेंट बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें पेशेंस, विजडम, हाउ यू बिहेव, रिएक्ट टू द मार्केट, वो सब कुछ आ गया। तो जहां तक इन्फॉर्मेशन की बात है, वो आपको आजकल इतने सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ लो, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लो कंपनी की, रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़ो, तो वो इन्फॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना कम है और उतना अच्छा भी है। ये होता है, ये हो गया इन्फॉर्मेशन वाला पिलर। जो टेम्परामेंट वाला पिलर है, जो विजडम वाला पिलर है, वो सिर्फ बुक्स पढ़ने से आएगा। तो जितनी भी ये बेस्ट सेलर बुक्स हैं, और बहुत सारी हैं, और कोई भी ऐसी नहीं कि ये उससे बेटर है, आप कोई भी बुक उठा लो, एक पढ़ना शुरू करो, फिर नेक्स्ट आप कीप गोइंग ऑन। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको विजडम मिलती है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन ली उसको यूज कैसे करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं और आप दोनों एक ही आर्टिकल पढ़ेंगे, आप उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करके अलग डिसीजन लोगे, मैं अलग डिसीजन लूंगा। तो वो हमने इंटरप्रेशन किस बेसिस पे किया कि हमारा विजडम क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है मार्केट को लेके, वो बुक से आएगी। सो आई वुड से कि किसी को आज अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो वो बुक्स पढ़ना और साथ साथ में इंफॉर्मेशन गेन करना, वो दोनों शुरू करें। इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दें साथ साथ में, पर वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी वो ट्रायल हो रहा है। आप इतना बड़ा पैसा लगा दें कि आपका वो अगर लॉस हो जाता है तो आप बंद ही कर दें इन्वेस्टमेंट करना, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, जो कि बहुत लोग करते हैं कि या तो कमाएंगे आर या पार, या तो कमाएंगे तो बहुत अच्छा कमाएंगे, अगर डूब जाएगा तो कसम खा के बैठ जाएंगे कि करना ही नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। वो नहीं होना चाहिए। तो आप बैलेंस आउट करके चलें, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज और विजडम बढ़ती जाएगी, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ाते जाओगे स्टॉक मार्केट में, और वो एक अच्छा अप्रोच रहेगा इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। सो आपने इन दोनों अप्रोचेस में से मतलब कौन सी अप्रोच से आपने सीखा इस मार्केट को? लाइक आपने पहले मेरे केस में जैसा कि मैंने कहा, आई वाज लकी कि मेरे फादर, तो मेरे केस में मैं कहूंगा कि मैंने पहले ही काफी नॉलेज और विजडम गेन कर ली थी वाइल इन माय स्टडी ईयर्स, क्योंकि मेरे फादर इसी बिजनेस में थे, इसी इन्वेस्टमेंट में, वो खुद का इन्वेस्टमेंट थे, तो वो नेचुरली मुझे कई चीजें सीखने को मिल गई। उन्होंने ऐसी कई गलतियां करी थी जो मुझे पता लग गया ये नहीं करनी है, तो मुझे वो सीखना नहीं पड़ा, वो मेरा टाइम सेव हो गया, आई वुड से। तो सीखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखें, एक आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लें। जो सेकंड वाला तरीका है उसमें आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी तीनों चीज बचा लेते हैं, राइट। तो मैंने काफी चीजें अपने फादर के एक्सपीरियंस से सीख ली, तो मैंने वो गलतियां नहीं करी जो वो ऑलरेडी 10, 20, 25 साल पहले कर चुके थे। मुझे क्लियर था कि करना ही नहीं है ये, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ऑप्शंस में खेलना ही नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी नहीं है, ये मुझे क्लियर था। मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी नहीं समझा। प्लस मैंने जब और साथ साथ में बुक्स पढ़नी शुरू करी और रिसर्च अपनी शुरू करी, तब भी मुझे दिख गया कि हाँ, जो एक्सपीरियंस फादर को हुआ था वो वही चीज, वही विजडम मुझे बुक से भी मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि मेरे केस में काफी कुछ नॉलेज अटेन हो चुकी थी, विजडम अटेन कुछ हद तक हो चुका था, और फिर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। और फिर जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो साथ साथ में मैंने अपनी रिसर्च भी स्पीड अप करी, और आज के दिन अभी भी बैलेंस मेंटेन्ड है। इन्वेस्टमेंट तो जो है वो चलता ही है, और रिसर्च जो है वो नेवर एंडिंग होती है, आप जितनी करें उतनी कम है। ओके, सो इस ओवरऑल बात से अपन को ये सीखने को मिलेगा कि आपको खुद गलतियां करके जरूरी नहीं, आप खुद गलती करके सीखें, दूसरों की गलतियां, दूसरों की लाइफ के बारे में जाने, दूसरे इन्वेस्टर्स की लाइफ के बारे में जाने, और उनकी गलतियों से भी सीखने काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये काफी एक अच्छी लर्निंग रही हमारे लिए। और इसके अलावा जैसे आपने बोला विजडम की बात करी, तो विजडम गेन करने के लिए आप मतलब इनिशियल लेवल पे कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं? जैसे मैंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से स्टार्ट करा था, बेंजामिन ग्राहम, लेकिन वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक एज अ बिगिनर के लिए बहुत टफ बुक है।
तो मैं उसे आधी भी नहीं पढ़ पाया और आई हैव टू लाइक क्लोज दैट बुक. सो कुछ इजी बुक जो एक बिगिनर को आप रिकमेंड करना चाहिए. मैं अग्री करता हूँ. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थोड़ी सी टेक्निकल है. आप फर्स्ट बुक अगर उसको ले लेंगे तो थोड़ा सा डिस्करेजमेंट हो सकता है, डिसहार्टनिंग हो सकता है वो. अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वैसे मोस्ट ऑफ द बुक्स जितनी जो भी हैं वो यूएस मार्केट के बेसिस पे या यूरोपियन मार्केट के बेसिस पे बनी है, जो भी बेस्ट सेलर बुक्स हैं. इंडियन मार्केट के बेसिस पे 2 बुक्स मुझे ध्यान में आती हैं जो शायद आप वहां से शुरू कर सकते हैं. एक तो द थॉटफुल इन्वेस्टर बाय बसंत महेश्वरी. बाय द वे ये अमेजोन पे नहीं मिलती है, उनकी वेबसाइट पर ही मिलती है, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करना होगा. और एक बुक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, सौरभ मुखर्जी ने लिखी है, द अनयूजुअल बिलियनियर्स. और एक और बुक है उन्हीं की, द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग. आप इन दोनों में से कोई भी उठा लें या दोनों उठा लें, और एक थॉटफुल इन्वेस्टर. ये 3 बुक्स हो गई. ये 3 बुक से अगर आप शुरू करते हैं तो आपको काफी हद तक एक फाउंडेशन फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद आप फिर ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऊपर जा सकते हैं. आप तब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और फिर आप वो बुक समझ पाएंगे. पर हाँ, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. मैं कहूंगा वो बाइबल है स्टॉक मार्केट की. तो उस बुक को छोड़ना नहीं है. आज समझ में नहीं आई, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद जब आप और बुक्स पढ़ चुके हो तब उस बुक पे जा सकते हो. पर वो एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है. उसके अलावा और ये यूएस ऑथर्स या यूएस मार्केट की बुक्स की बात करें तो एक बुक है अनकॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट. ये एक बहुत अच्छी बुक है फिलिप फिशर की. फिर आप एक पढ़ सकते हो द लिटिल बुक दैट बिल्ड्स वेल्थ. ये 2 बुक्स हैं जो अगेन जो सिंपलर साइड पे हैं अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो 2 बुक्स ये हो गई, 3 इंडियन बुक्स हो गई. ये 4-5 बुक्स पढ़ के देन यू कैन गो एंड रीड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. और उसके बाद वंस यू हैव रेड दीस 5-6 बुक्स देन यू पिक एनी बुक. आई मीन हर पॉइंट पे आपके पास कोई ना कोई एक बुक होनी चाहिए जो आप रीड कर रहे हो अभी. इवन टुडे दो आई हैव रेड लाइक टेंस ऑफ बुक्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मेरी कोई ना कोई ऐसी बुक चल रही होती है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर. हालांकि उसमें मोर और लेस सेम ही चीज सेम ही बातें आती हैं, कोई बहुत नया हर पेज पे नहीं मिलता है, पर 1 या 2 पॉइंट्स भी या आइडियाज भी मिल जाते हैं किसी एक बुक में. तो दैट इज मोर देन इनफ. एंड टू एंश्योर कि आप फंडामेंटली सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो विजडम गेन करते रहो बुक्स के थ्रू. सो बेसिकली अगर मार्केट में आपको सक्सेसफुल बनना, आपको प्रॉफिट कमाना है, सो आपको बुक्स और रीडिंग की हैबिट जरूर होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ठीक है, हमने आपकी बात का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो और ये जितनी भी आपने बुक्स हमें रिकमेंड करी है, हम हमारे व्यूअर्स के लिए इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उधर से जाके बाय कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं. तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है, हमने ये बुक्स रीड कर ली, थोड़ी बहुत विजडम गेन चालू कर दिया, और थोड़ा बहुत जैसे जितनी भी नॉलेज आई उससे हमने इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट करा, और इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो अब अगर जैसे सपोज अपन बात करें, सपोज मैंने 2019 या 2020 के फॉल में इन्वेस्ट करा, अब उसके बाद मेरे को काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है. विद इन 2, 3 और 6 मंथ्स 20 to 30% का रिटर्न देखने को मिला मेरे पोर्टफोलियो में. लेकिन फिर मेरी जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थिंकिंग थी, और अब जैसे मेरे पोर्टफोलियो में 20-30% का रिटर्न देख रहा हूँ, तो मेरे को एक बहुत फैसिनेटिंग या फिर मेरे को एक बहुत इंस्पायरिंग लगेगा. मेरे को ऐसा लगेगा अरे इतना आसान है मार्केट में पैसा कमाना. तो ये वाली जो चीज है, इस चीज से कैसे बच सकते हैं और इसमें हम हमारे डिसिप्लिन को कैसे रख सकते हैं, उसकी आप कुछ अगर हमें ट्रिक्स बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा. हितेश, एज यू राइटली सेड बिगनिंग में कि बुक्स पढ़ना या रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. अगर हमें सक्सेसफुल हो रहा है तो हमें रीड करना पड़ेगा. और जो तुम्हारा सवाल है भी कि क्या करें कि हम ये इस तरह के एंगल से बच सकें जहां पे हमें लग रहा है कि अब तो सब कुछ ये 20-30-40% रिटर्न नॉर्मल है और हम इस गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं, उसका आंसर भी वही है. अगर बुक्स पढ़ रहे हो तो इट विल कीप यू ऑन द राइट ट्रैक. नंबर 2, आज के दिन जिस तरह के रिटर्न्स मार्केट में आ रहे हैं लास्ट 6 महीने में, 8 महीने में, और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स घुस गए हैं और अब सबको लग रहा है कि हम एक्सपर्ट हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक उठाओ वो 1 महीने में 20-30% रिटर्न दे देता है. तो ये चीज आज के दिन आप कितना भी समझा लो उनको कि फंडामेंटली चलो, लॉन्ग टर्म सोचो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज अटेन करो, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट डू इट. द ओनली वे दे विल लर्न इज व्हेन द मार्केट फॉल्स या व्हेन द रिटर्न्स गो डाउन, किसी भी टाइम बाउंड करेक्शन की वजह से भी शायद.
तभी उनको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज लंबी नहीं चलती। तो वो कुछ चीजें हैं जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने में वो मना ही करते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता किसी को। जब तक खुद ठोकर ना खा लें तब तक वो समझ में आती नहीं है बात। तो एक दो बार जब वो ठोकर लगेगी मार्केट में, तब समझ में आएगा कि हाँ वो जो बोला गया था वो सही था, हमें अपनी नॉलेज पहले बिल्ड करनी चाहिए, पोर्टफोलियो तो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, अभी जो मार्केट में रिटर्न्स आ रहे हैं कोई बुराई नहीं है, आ रहे हैं, अच्छी बात है। पर आप उसमें ट्रेडिंग करने लग जाओ, हर हफ्ते हर महीने नया स्टॉक खरीद रहे हो, पुराना बेच रहे हो, फिर आपको मजा तो आ रहा है अभी, पर वो तरीका चलता नहीं है लंबे टाइम के लिए। उसका कोई ट्रिक नहीं है, रीडिंग इज द ओनली सोल्यूशन। तो क्या आप भी ऐसे मतलब ऐसे ट्रैप, मतलब ये चीज आपके साथ भी हुई है या फिर हम जैसे लोग ही फेस कर रहे हैं ये चीज? जी, मुझे काफी टाइम हो चुका है मार्केट में। मैंने पहले भी 2008 का डाउनफॉल भी देख लिया है मार्केट का, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट्स भी थे। और क्योंकि मैंने और इतनी बुक्स पढ़ी है, तो मैंने मुझे पिछले 100 साल में यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या क्या हुआ है वो मुझे पता है। सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। हाँ, हर बार जो डाउनफॉल या अप साइकिल आती है वो अलग तरह की आती है, सेम नहीं आती कभी भी। बट ये जरूर है कि ये ना तो ये पहला बुल रन है, ना ये आखिरी बुल रन है, और ना मार्च 2020 का पहला डाउनफॉल था, ना आखिरी डाउनफॉल था। तो वही, क्योंकि क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। मार्केट नीचे जा रहा है तो भी मुझे पता है ये फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, सेल पे मिल रहे हैं, तो भी गुड न्यूज है, पैसा और लगा सकते हो, लगाओ। तो जब मुझे पता है कि मेरे को पैसे की जरूरत आज है ही नहीं, मुझे 8 साल बाद पैसा चाहिए मेरे किसी फाइनेंशियल गोल के लिए, या मुझे 12 साल बाद पैसा चाहिए मेरे सेकंड गोल के लिए, या 15 साल बाद चाहिए थर्ड गोल के लिए, तो उसके पहले मार्केट कितना भी ऊपर नीचे आ जाए, मैं दोनों केसेस में खुश हूँ। नीचे आ जाएगा तो मैं और खरीद लूंगा, ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो मुझे अच्छा दिख रहा है, तो दोनों केसेस में इट्स अ गुड थिंग, राइट। तो कोई ट्रैप जैसी कोई चीज नहीं है। इस मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो एक तरह से बफर का काम कर रहे हैं। जब मार्केट नीचे जाएगा तो भी वो बफर जो है वो कहीं ना स्टेबलाइज कर देगा रिटर्न्स को, नेगेटिव में नहीं जाएंगे रिटर्न्स। तो ये जरूरी है, मार्केट में बुल मार्केट भी आए और बियर मार्केट भी आए, तो ट्रैप जैसी कोई चीज है नहीं अगर आप कंटिन्यूअसली लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखते हो तो। ओके। तो जैसे अभी आपने गोल प्लानिंग की बात करी, तो सपोज अपन कुछ गोल ले, कुछ आपने मतलब आप भी कुछ मतलब अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करते होंगे। सो कभी कभार ऐसा भी होता होगा जो आपने स्ट्रेटेजी या जो आपने लॉजिक यूज करा किसी स्टॉक को परचेज करने के लिए, वो फेल हो जाए, तो उस फेलियर को आप कैसे डील करते हो उस फीलिंग के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे पोर्टफोलियो के साथ, और मैंने जो बाकी पोर्टफोलियो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के देखे हैं, आउट ऑफ 10 स्टॉक्स, एक वेल रिसर्च पोर्टफोलियो की बात करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करके पोर्टफोलियो बनाया गया, 10 स्टॉक्स हैं उसके अंदर, 10 में से 2 स्टॉक्स में पक्का लॉस होगा, 100% होगा। आप चाहे वॉरेन बफेट का उठा के देख लो, चाहे पीटर लिंच का, चाहे राकेश झुनझुनवाला का, चाहे विजय केडिया का, आप किसी भी इन्वेस्टर का उठा के देख लो, 10 में से 2 स्टॉक्स में पक्का लॉस है। 10 में से 2 स्टॉक्स और 2 स्टॉक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स होंगे, सुपर नॉर्मल रिटर्न्स, वो मल्टीबैगर स्टॉक बोल सकते हैं आप उसको, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो गया वो कुछ टाइम के अंदर। बाकी के 6 स्टॉक्स हैं वो एवरेज रिटर्न देंगे। सो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है वो रिटर्न देना चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर, राइट। तो कोई अगर स्टॉक में लॉस हो रहा है तो उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि हमने इसमें क्या देखा था जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट किया, और क्या हमने मिस किया, क्या हमने गलती करी या क्या हमने मिस कर दिया, क्या पॉइंट हमें ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया, हालांकि हमें लगा था कि ये अच्छा स्टॉक है। तो उसमें सीखने को डेफिनेटली मिलता है। पॉइंट ये है कि मुझे अपने लॉसेस मिनिमाइज करने हैं। मुझे ये नहीं है कि मेरे 10 में से 6 स्टॉक में अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लम है, पर 10 में से 2 या 3 में लॉस हो रहा है और उसको मैं टाइमली समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि फंडामेंटल इशू है और उससे एग्जिट कर पा रहा हूँ, सो दैट इज मोर देन इनफ। तो लॉस बुकिंग भी एक आर्ट है। इसी से मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा। यूजुअली क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, 10 रुपए लगाए किसी कंपनी में, उसका स्टॉक आ गया 60 रुपीज पे। अब रिसर्च में पता लगा कि ये फंडामेंटल फ्लॉ है इस कंपनी में और ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलने वाला, या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी नहीं है, स्टॉक चलना चले वो सेकेंडरी है। तो 60 रुपीज पे वो बेचते नहीं है, फिर भी वो वेट करते हैं कि 100 रुपए वापस आएगा तभी बेचूंगा, लॉस में क्यों बेचूं। तो उस टाइम वो टेम्परामेंट काम आता है। मैंने जो एक पिलर की बात की थी, एक इन्फॉर्मेशन एक टेम्परामेंट, जो टेम्परामेंट है उस टाइम वो काम आता है कि आप उसको लॉस में बुक करके, लॉस में बेच के दूसरी कंपनी में वो 60 रुपीज लगाएं, वो आपका 60 से 600 रुपीज बन सकता है, पर इस कंपनी में शायद 100 रुपए भी ना बन पाए।
और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। और आई थिंक इसका अभी सबसे रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो येस बैंक से बेटर कोई एग्जांपल नहीं है। येस बैंक में यही हुआ है, काफी सारे लोगों ने ये सेम चीज एक्सपीरियंस करी है। राइट। तो लॉस बुक करना जरूरी है जहां पे आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाए। अच्छा, एक और चीज, आपने लॉस बुक कर लिया, उसके बाद वो स्टॉक बढ़ गया, डबल हो गया, वो भी हो सकता है, पर यू डोंट हैव टू रिग्रेट। वो रिग्रेट से दूर रहना है। आपको जो डिसीजन लेना है वो अपने प्रोसेस के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, अपने फंडामेंटल रिसर्च के हिसाब से डिसीजन लेना है। कुछ डिसीजन सही होंगे, कुछ गलत होंगे। पॉइंट ये है कि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, और रात को नींद तभी अच्छी आएगी तब जब आपको पता है कि मैंने रिसर्च करके काम किया, मैंने ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने कोई गैम्बल नहीं खेला। गैम्बल खेल के रात को नींद अच्छी नहीं आती कभी। सो अगर आप जल्दी पैसा बनाने का सोचोगे तो उतना ही आपका मेंटल पीस भी उतना ही कम रहेगा। अगर आपको मार्केट में मतलब मेंटल पीस के साथ अगर आपको काम करना और प्रॉफिट बनाना है तो बेस्ट है कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही इन्वेस्ट करें। तो ये चीज मैं मतलब कंक्लूड करना चाहूंगा। सो बेसिकली फेलियर सबको फेस करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, बस बात है आप कितना सीख पाते हो उस फेलियर से। तो हाँ, ये चीज एक काफी इम्पोर्टेंट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है लर्निंग का मार्केट के अंदर। अब नेक्स्ट बात अगर अपन करें तो कुछ इन्वेस्टर्स जैसे जो मतलब बहुत रिटेल इन्वेस्टर है, बहुत न्यू कमर्स है, तो वो क्या करते हैं, वो बड़े इन्वेस्टर्स जो हो गए, राकेश झुनझुनवाला या आर.के. धमानी सर, मतलब इन सारे सर, मतलब इन सबको जैसे मनी कंट्रोल पे कोई आर्टिकल आया, राकेश झुनझुनवाला ने एक स्टॉक खरीदा है अभी, सो उसको देख के वो इन्वेस्ट कर देते। तो क्या ये स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगी, या फिर आपका क्या टेक है इस पर? वेरी गुड क्वेश्चन हितेश। मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसी टॉपिक के ऊपर। उसका टॉपिक था नकल में भी अकल चाहिए। तो मैं उसका ब्रीफ देता हूँ तुम्हें कि इसमें क्या इश्यूज कहाँ आ सकते हैं। लेट से एक न्यूज आती है कि राकेश झुनझुनवाला ने किसी कंपनी में 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब 200 करोड़ सुनते हैं, हमें लगता है इतना बड़ा अमाउंट लगा दिया, मतलब एक तो राकेश झुनझुनवाला है, रिसर्च करी होगी, और ऊपर से इतना बड़ा अमाउंट लगा दिया। अब मेरे पास पड़े हैं 5 लाख रुपए, मैं 5 लाख जाके उस कंपनी में लगा देता हूँ। अब गलती क्या करी मैंने इसमें? राकेश झुनझुनवाला का टोटल पोर्टफोलियो साइज है 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का 1% होता है 200 करोड़। तो उन्होंने अपने टोटल 100 रुपए में से 1 रुपए लगाया उस स्टॉक के अंदर। और मैंने कितना लगाया है? मेरे पास 100 रुपए पड़े थे, मैंने 100 के 100 रुपए उसमें लगा दिए, या 50% उसमें लगा दिए। राइट। अब 200 करोड़ बोलने में डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट है, पर आप ये देखो कि उनके लिए कितना बड़ा अमाउंट है, उनका कितना कन्विक्शन है स्टॉक के अंदर। वो इससे पता लगता है कि उन्होंने सिर्फ 1% लगाया है अपने पोर्टफोलियो का। हालांकि 1% छोटा अमाउंट नहीं है, नो डाउट, बट अगर आपको कॉपी करना है तो कम से कम कॉपी तो अच्छे से करो। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े, 10 लाख का 1% होता है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए लगा दो अगर कॉपी करना ही है तो। 5 लाख पड़े, 5 लाख का 1% होता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए लगा दो स्टॉक में। तो एक तो कॉपी अच्छे से करो, नंबर 1। नंबर 2, हर इन्वेस्टर का मैं ये भी देखता हूँ, राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो लेट से आपके सामने है, आपको पता है उन्होंने इन 20 स्टॉक में पैसा लगाया है, और प्रोपोर्शन भी आपको दिख रहा है कि इसमें 10%, इसमें 20%, इसमें 30%, इसमें 5%। तो कॉपी करो तो अगेन पूरा अच्छे से उसको एज इट इज कॉपी करो। अगर आपको लगता है कि वो अगले 20 साल में 20% रिटर्न कमाने वाले हैं और मुझे भी उतना ही कमाना है, तो एटलीस्ट उनको एज इट इज कॉपी करो, उनके स्टॉक्स को उसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि वो जितना कमाएंगे उतना आप तभी कमा पाओगे जब आप उनको एज इट इज कॉपी कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर का वेल रिसर्च पोर्टफोलियो उठा लो, 10 में से 2 स्टॉक्स पक्का लॉस करके देंगे। अब आपने अगर उन 10 में से कोई 5 स्टॉक उठा लिए, तो यू वुड नॉट नो कि ये 5 जो स्टॉक उठाए हैं उनमें से वो 2 खराब वाले भी आ गए या 2 अच्छे वाले आए हैं कि सारे एवरेज वाले आए हैं। तो वो एक वाली बात हो गई ना, वो इन्वेस्टर बनते बनते आप स्पेकुलेटर बन गए। तो कॉपी कर रहे हो तो अच्छे से करो। अब आप बोलोगे नहीं, मेरे को इसमें कंसर्न है, मैं ना पूरा तो अपना पैसा राकेश झुनझुनवाला के हिसाब से नहीं लगाना चाहता। फेयर इनफ, आपके पास 100 रुपए हैं, आप 50 रुपए कॉपी करना चाहते हो राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो, पर उस 50 रुपए को तो एज इट इज कॉपी करो, बाकी 50 को आप किसी और के ऊपर कॉपी कर लो या आप अपने हिसाब से कर लो, पर जितना कॉपी कर रहे हो उतना तो पूरा कॉपी करो, नंबर 1। क्योंकि अदरवाइज आप एक तो गैम्बल, आप प्योर गैम्बल खेल रहे हो। फिर तो अगर आपको लगता है ये 10 में से मैं 5 अच्छे उठा लेता हूं, तो राकेश झुनझुनवाला ने 5 खराब स्टॉक क्यों रखे हैं? वो हमें नहीं पता आज कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। आपको हर इन्वेस्टर में कईयों को देखता हूँ कह रहे हैं वो 10 स्टॉक उनके पास है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो, मैंने उसमें से 5 उठा लिया अपनी रिसर्च करके, तो उन्होंने क्यों 5 रखे हुए बाकी खराब स्टॉक्स? यू नेवर नो कौन से 5 अच्छे, कौन से 5 खराब है, राइट। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आप शायद ये कॉपी करना ही छोड़ दोगे, सेबी का एक रूल है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को नहीं मालूम।
अगर आपका किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक के अंदर 1% के ऊपर होता है, तो उसकी डिटेल्स एनुअल रिपोर्ट में या क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, शेयर होल्डिंग रिपोर्ट बोलते हैं उसको, जो कंपनी रिलीज करती है हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स के साथ, उसमें वो डिटेल आ जाती है कि राकेश झुनझुनवाला का हमारी कंपनी में इतना स्टेक है, 1.2, 1.01 या 2.2 या 2.4 जो भी स्टेक है, 1% के ऊपर होता है तो ही आती है वो न्यूज, ठीक है। अब कई इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, एज अ स्ट्रेटेजी करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो क्या करते हैं, आज मान लो मेरे को किसी कंपनी में पैसा लगाना है, मैं उसमें 1% नहीं लगाऊंगा, मैं 1% से थोड़ा कम लगाऊंगा, 0.8, 0.9। उससे होगा क्या, पब्लिक को न्यूज नहीं पहुंचेगी। मैं लगा दी आज 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपए उस कंपनी के अंदर। अब आफ्टर 5, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, आफ्टर 5, 6, 7, 8 ईयर्स मैंने उस स्टेक को 1 के ऊपर कर दिया, थोड़ा सा पैसा और लगाया, 1 के ऊपर कर दिया। अब वो न्यूज पब्लिक को मिल गई कि राकेश झुनझुनवाला ने या XYZ इन्वेस्टर ने 1.2% स्टेक लिया है इस कंपनी में। पर लोगों ने ये नहीं चेक किया या ये चेक नहीं कर पाए कि उसमें से मेजॉरिटी स्टेक तो 8 साल पहले लिया था मूंगफलियों के भाव पे, पीनट्स पे। अब तो ये शेयर की प्राइस इतनी हो गई और अब सबके सब उस रेट पे लेने भाग रहे हैं उसको, राइट। तो वो स्टॉक और बढ़ जाता है। तो वो एक स्ट्रेटेजी है, उनको भी पता है, सेबी का लॉ है, 1% के ऊपर देते ही पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। एज एन इन्वेस्टर मैं नहीं चाहता पब्लिक को पता लगे, क्योंकि मैं अगले 5 सालों में स्टॉक को धीरे धीरे करके और खरीदना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सीक्रेट रहे, और उसको रखने का बेस्ट तरीका है 1% के नीचे रखो अपना स्टेक, राइट। हैविंग सेड दैट, थर्ड लास्ट पॉइंट बताता हूँ मैं। आप कहते हो नहीं, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो पूरा पोर्टफोलियो बता देती हैं, आप 1% के नीचे हो तो भी वो इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। रिलायबिलिटी कितनी है उनके ऊपर? आपने कुछ पेमेंट किया है उसकी, उन वेबसाइट्स को? एक ट्रेंड लाइन करके कोई वेबसाइट है, trendline.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो, उनके पोर्टफोलियो में आज के दिन क्या स्टॉक्स हैं। पर अगर उनका इन्फॉर्मेशन गलत हुई या आपको रियल टाइम पे नहीं मिल पाई, तो आप क्या केस कर सकते हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर? नहीं। तो आपको रियल टाइम तो पता लग ही नहीं रहा उन्होंने कब बेचा, कब खरीदा। और इसमें एक और इशू, अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर है, उसके रिजल्ट्स आएंगे जुलाई एंड में या अगस्त में। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने अप्रैल में कोई स्टॉक खरीदा है, लेट्स से 1% के ऊपर भी खरीद लिया उसको, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को अगस्त में मिलेगी। अगर किसी स्टॉक को अप्रैल में बेच दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को अगस्त में मिलेगी जब रिपोर्ट आएगी। तो मेरे को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन तो मिल ही नहीं रही है। तो मैं कॉपी करना चाहूं भी तो करूं कैसे? अनलेस एंड अनटिल मिस्टर झुनझुनवाला मेरे फ्रेंड है, वो मुझे फोन करके बता देते हैं कि मैंने आज ये खरीदा है, आज वो बेचा है, कि तुम भी ये कर लो। अदरवाइज तो मेरे पास कोई रिलायबल डेटा है ही नहीं, और टाइमली डेटा भी नहीं है। तो कॉपी करते हुए पहले तो ये देखो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, रियल टाइम है, कंप्लीट है। क्योंकि मैंने एक और चीज नोट करी है, जितनी भी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आ रही है राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो, उन सब कंपनीज में उनका 1% के ऊपर स्टेक है, वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। बस वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसको कोलेट करके वो एक जगह दिखा रहे हैं। जिस कंपनी में 1% से नीचे का स्टेक है, वो इन्फॉर्मेशन आई नहीं रही है। तो आपको पता ही नहीं उनका पोर्टफोलियो एक्चुअली में, तो आप कॉपी करोगे कैसे? सो बेसिकली मतलब अगर आप किसी को कॉपी भी कर रहे हो तो आपका उतना ही दिमाग लगने वाला है कि अगर आप खुद का रिसर्च करके भी करोगे तो आप भी वैसा मतलब वैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो मतलब अगर आप कॉपी बिना दिमाग लगाए कर तो इन फ्यूचर आप पैसा नहीं बना सकते इन लॉन्ग टर्म। मैं ये समझ पाया इस बात से। तो आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो या तो आप किसी को कॉपी करने में दिमाग लगा लो या फिर खुद की रिसर्च करने में लगा लो। ओके, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है, जो लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जैसे सपोज किसी कंपनी का क्वार्टर की रिजल्ट आ गया या जो न्यूज के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा है कोई, तो क्या वो स्ट्रेटेजी किसी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में, रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में मतलब रिटर्न जनरेट करके दे सकती है या नहीं? इसका जवाब इस तरह से समझो कि हर स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है। आप रिलायंस खरीदते हो, आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप वो बिजनेस खरीद रहे हो, राइट। वो कोई कसिनो में कोई गेम नहीं हो रहा है कि आप उसकी प्राइस ऊपर नीचे जा रही है। वो एक बिजनेस है जिसको स्टॉक रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये देखो कि कोई भी बिजनेस, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं या जो आपके आसपास आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में या रिलेटिव्स में कोई बिजनेस करता है, तो आपको ये भी पता रखा होगा कि कोई भी बिजनेस एक तरफा नहीं चलता कि हर क्वार्टर में ग्रोथ हो रही है, हर ईयर ग्रोथ हो रही है। वो पॉसिबल नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, राइट। इसीलिए वो कहते हैं लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टडी करो। कोई बिजनेस किसी क्वार्टर में अच्छा रिटर्न दे रहा है, उसके बेसिस पे आप उसका स्टॉक खरीद लोगे। अगले क्वार्टर में उसका रिजल्ट खराब आया, स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा, आपको लगेगा मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो उस बेसिस पे आप कर भी लोगे। अभी
अभी लास्ट 6 महीने में तो रिजल्ट कुछ भी आ रहे हो, हर स्टॉक ऊपर जा रहा है। वो रिजल्ट एवरेज आ रहे हैं तो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छे आ रहे हैं तो भी अच्छे ऊपर जा रहा है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जब रिजल्ट खराब आए हैं लास्ट क्वार्टर में, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर गए। तो वो तो मार्केट जब बुल साइकिल चल रही है तो हर स्टॉक ऊपर जा रहा है, जब बियर साइकिल चलती है तो चाहे कितने अच्छे रिटर्न आ जाए क्वार्टर के तो भी स्टॉक नीचे जाता है। तो इसीलिए आप न्यूज के बेसिस पे, चाहे क्वार्टरली रिजल्ट्स हो, चाहे कोई छोटी न्यूज हो कंपनी की, उसके बेसिस पे अगर आप बाइंग सेलिंग कर भी लोगे, हो सकता है कुछ केसेस में आपको प्रॉफिट हो जाए, कुछ में लॉस हो जाए, ओवरऑल वो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला। तो आप देखो उसके पीछे बिजनेस है, उस बिजनेस को समझो, उस बिजनेस को समझ के, उसके कंपटीशन को समझ के, उसके प्रोडक्ट को समझ के, गवर्नमेंट के रूल्स को समझ के, उस इंडस्ट्री को लेकर फिर अपना इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर ऊपर नीचे आते हैं तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है लॉन्ग टर्म में चलना है। ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स है, आते रहते हैं हर बिजनेस में, इसमें भी आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है। सर आपके मतलब आपने बोला कि बिजनेस को समझो, तो बिजनेस को समझने के लिए या फिर आपकी क्या चेकलिस्ट है जिससे आप ये पता करते हो कि हाँ इस कंपनी का बिजनेस अच्छा लग रहा है और मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ? That's a good question. See, number one and the most important document of any company is annual report. उससे बेस्ट कोई डॉक्यूमेंट है नहीं अवेलेबल, राइट? और एनुअल रिपोर्ट भी आप जितनी पढ़ सकते हो, 5 साल की, 6 साल की, 8 साल की, उतना अच्छा। एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप सब्सिक्वेंट एनुअल रिपोर्ट उस कंपनी की पढ़ेंगे तो आपको यू विल नो कि कहाँ पे क्या पढ़ना है, किस चीज को नोट करना है। तो वो इतना टाइम लगेगा नहीं सब्सिक्वेंट एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने में। उसके अलावा एज अ बिगनर अगर आपको किसी इंडस्ट्री को, किसी कंपनी को समझना है, 2 रिपोर्ट्स बहुत काम आती हैं। एक तो उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, क्रिसिल, इकरा, केयर, ये लोग क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट निकालते हैं, सिर्फ 1 या 1.5 पेज की रिपोर्ट होती है, पर उसके अंदर आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है उस कंपनी की और उस इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कंपटीशन में क्या हो रहा है, इस कंपनी के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एंड ये रिपोर्ट अपन को कहाँ अवेलेबल हो सकती है? मतलब क्रिसिल की साइट पे, गूगल की साइट पे, कंपनी की साइट पे भी मिल जाती है, इसे रेटिंग एजेंसी की साइट पे मिल जाती है। आप अपने को वो भी नहीं देखना, अपने को गूगल पे डालना है रेटिंग रिपोर्ट एंड कंपनी का नाम, तो जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होगी वो मिल जाएगी, राइट? और एक और वेबसाइट है screener.in, उस पे अगर आप किसी कंपनी का नाम डालोगे तो नीचे बॉटम मोस्ट राइट हैंड साइड में वो लास्ट की 5-6 रिपोर्ट सब एक साथ दिखा देगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड एंड रीड इट, राइट? तो ये होगी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। एक होता है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, और सारी तो नहीं कहूंगा, पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या एनालिस्ट प्रेजेंटेशन के नाम से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो एक तरह से पीपीटी काइंड ऑफ पीडीएफ फॉर्म में होती है और पीपीटी टाइप की प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें वो ब्रीफली बताते हैं कि हमारी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में क्या किया, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वो ग्राफ वगैरह फॉर्म में, एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में वो प्रेजेंटेशन होती है। सो दैट विल आल्सो गिव यू अ गुड आइडिया अबाउट दैट कंपनी एंड द इंडस्ट्री। तो ये 2 चीजों से आप शुरू कर सकते हो, रेटिंग रिपोर्ट एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड इज एनुअल रिपोर्ट। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कंपनी एंड द बिजनेस। ओके, सो ये तो हुए अपने सोर्सेस, कहाँ से अपन को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एंड सर, जैसे आपकी क्या चेकलिस्ट है, अगर मतलब किसी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए आपकी क्या चेकलिस्ट है? मतलब कि सपोज कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड ऐसा रहना चाहिए या फिर फाइनेंशियल ऐसे ग्रो हो रहे हो उस कंपनी के, तो आपकी क्या क्या चेकलिस्ट है जिस चेकलिस्ट को देख के आप इन्वेस्ट करते हो? वो चेकलिस्ट तो बहुत लंबी है। मतलब मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, स्टॉक मार्केट एक्सीलेंस प्रोग्राम के नाम से। वीकली क्लासेस होती हैं 2 घंटे की, 9 क्लासेस, तो 18 आवर्स के प्रोग्राम में मैं वो चेकलिस्ट शेयर करता हूँ। तो मैं फिर भी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कुछ चेकलिस्ट के, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड एक एक्सरसाइज है। फॉर एग्जांपल, लेट्स कीप इट इन शॉर्ट, और कोई भी मतलब 2 या 3 इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट, मतलब वो जान लेते हैं अपन इस पॉडकास्ट में। श्योर। सो फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस डेफिनेटली देखता हूँ कि उसका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, लास्ट 5 इयर्स या लास्ट 10 इयर्स के ब्लॉक में 10% के ऊपर की ग्रोथ होनी चाहिए कंपाउंडेड एनुअली। अब एक बहुत फेमस सेइंग है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर। दैट्स 100% राइट, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं पास्ट परफॉर्मेंस देखूंगा ही नहीं। आई विल लुक एट अ पास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस मुझे ये भी बताता है कि वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो केपेबल है ग्रो करने के लिए। वो इंटेग्रिटी से काम कर रहे हैं मोस्ट लाइकली, क्योंकि उनकी कंपनी ग्रो कर रही है प्रॉफिट के टर्म्स में भी और सेल्स के टर्म में भी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मुझे लो डेट या जीरो डेट कंपनीज पसंद है। अगेन, अगर आप मैनेजमेंट बुक्स के हिसाब से जाओगे तो डेट शुड बी ट्वाइस द इक्विटी,
अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे कि कंपनी अगर डेट लेती है तो वो छोटे कम इंटरेस्ट रेट पे डेट लेगी, ज्यादा परसेंट से ग्रो करेगी, तो वो नेट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा हो जाएगा कंपनी का। पर प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे जितनी भी कंपनीज बैंक्रप्सी कोर्ट में गई है वो बिकॉज ऑफ हाई डेट गई है, इंडिया ले लो चाहे आप अब्रॉड ले लो, राइट। तो मैं चाहूंगा डेट टू इक्विटी रेशियो जो कंपनी का है वो 0.3 के नीचे हो, प्रेफरेबली 0.3 के नीचे, एटलीस्ट 0.5 के नीचे हो अदरवाइज। दिस इज माय सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड, मैं ये भी देखता हूँ कि प्रेफरेबली अगेन इट शुड बी अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। अगर वो डिविडेंड दे रही है तो अच्छा है, नहीं दे रही है तो मैं फिर जो बाकी जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं अगर वो सब फुलफिल हो रहे हैं तो मैं उसको डिस्काउंट कर सकता हूँ डिविडेंड वाले एंगल को। बट अगर मेरे पास दो कंपनीज की चॉइस है, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, एक डिविडेंड देती है एक नहीं देती है, तो मैं डिविडेंड पेइंग वाली कंपनी को चूज करूंगा। उससे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखती है कंपनी की, प्लस शेयर होल्डर फ्रेंडली मैनेजमेंट का एक इंप्रेशन पड़ता है उसमें, और लॉन्ग टर्म में इट्स गुड टू हैव इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आल्सो। तो डिविडेंड पेइंग कंपनी हो गई। उसके अलावा मैनेजमेंट एनालिसिस एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको 99.99% इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं, ये सोचकर कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है शायद कि ये पता लगाना कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है कि नहीं है। बट थैंकफुली ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, जिनको देखकर हम ये चेक कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इंटेग्रिटी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो अलग, अब वो दैट्स अ 9.9 पॉइंट्स चेकलिस्ट, बट मैं आपको बस ब्रीफली बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट एनालिसिस इज वन थिंग व्हिच आई लुक इनटू, और वो मुझे एनुअल रिपोर्ट से ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां से मैं वो चेक कर पाता हूँ। तो उसमें एक काफी टाइम इन्वॉल्व होता है जब वो मैनेजमेंट एनालिसिस की बात होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एज आई सेड बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर हाँ ये कुछ बेसिक ब्रॉड पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे ग्रोथ हो गया, डेट हो गया, डिविडेंड हो गया, इनके बेसिस पे आप कई कंपनीज को तो रिजेक्ट कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे कि ये कंपनीज इन तीनों पैरामीटर्स, चारों पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रही हैं, तो उसको तो मुझे और देखना ही नहीं है आगे, फिर बाकी कंपनीज पे यू कैन फोकस। सो बेसिकली अगर व्यूअर्स को मतलब मैनेजमेंट एनालिसिस और ये सारी चीजें और सीखनी है तो अनुपम सर का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सो यू कैन विजिट हिज साइट एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर कोई जैसे कोई स्टूडेंट है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वो इंटरेस्टेड है कि हाँ वो इन्वेस्टमेंट में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, तो वो मतलब कौन कौन से करियर या कौन कौन से करियर ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं जिससे कि उसे इस जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प। जहां तक कोर्सेज की बात है, जस्ट स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट कोई एज सच कोई कोर्स नहीं है जिसका इंडस्ट्री में कोई बहुत रेलेवेंस हो। जितने भी लोगों को आप देखते हैं जो इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल में हैं, ईदर दे हैव डन MBA फाइनेंस और दे हैव डन CFA। इन दोनों में से एक डिग्री उन लोगों के पास होती है जो इक्विटी रिसर्च वाला प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। उसके बट एज सच कोई बहुत डेडिकेटेड कोर्स हो जिसकी इंडस्ट्री में भी वैल्यू हो, रिकॉग्निशन हो, ऐसा कोई कोर्स है नहीं। CFA कम्स वेरी क्लोज, बट CFA इज ऑल्सो समथिंग जो बहुत ब्रॉड है। जो CFA जो चार्टर्ड होल्डर्स हैं वो भी डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। विद इन फाइनेंस भी बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं। बट हाँ, अगर आपको कुछ फिर भी सीखना है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक CFA इज द नंबर 1 चॉइस, फॉलोड बाय MBA फाइनेंस। उसके अंदर भी डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से आप कर रहे हो। एंड देन ज्यादातर लर्निंग जो आपकी होती है वो ऑन द कोर्ट होती है, जब आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, जब आप स्टडी करते हो कंपनीज की इंडस्ट्री के बारे में और खुद का इन्वेस्टमेंट करते हो। जब आप खुद का इन्वेस्टमेंट करते हो रीडिंग करके, कुछ पढ़ के, तो उसका लर्निंग ज्यादा बेटर होती है क्योंकि आपका स्किन इन द गेम है, आपका स्टेक लगा हुआ है। तो उससे बेटर कोई लर्निंग होती नहीं है, और ये लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग चलती है। वॉरेन बफेट आज भी बोलते हैं कि आई रीड hundreds of pages every day। तो जब वो 90 years के एज में इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी वो कहते हैं मैं आज भी पढ़ता हूँ, तो दैट शोज कि रीडिंग एंड अटेनिंग नॉलेज इज लाइक अ नेवर एंडिंग गेम इफ यू वांट टू रिमेन सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। सो इफ यू वांट टू रिमेन सक्सेसफुल, लर्निंग एक प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा स्टॉक मार्केट में। ऐसा टाइम नहीं आएगा लाइक कि हाँ अब मेरे को सब आ गया, नाउ आई डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग एल्स। सो हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे उनमें कितने भी प्रॉफिट कमा लो, लेकिन उसके बाद भी वो लर्निंग प्रोसेस वो ही रहेगा और वैसे ही आपको लर्निंग करते हुए चलना। ओके, एंड जैसे नेक्स्ट बात ये आती है कि कई अभी जैसे एक ट्रेडिंग एक जैसे बहुत कूल सॉन्ग करता है, लाइक आप क्या करते हो, आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर।
सो एक जो ट्रेडिंग वाली चीज है, क्या हम इसे एज अ ट्रेडर को अपन एज अ प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? फिर स्टॉक मार्केट में अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को पैसा कमाना है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कमा सकते हैं। आपकी क्या टेक्स है? जैसा आई डोंट बिलीव इन दैट पर्सनली। हैविंग सेड दैट, जो लोग करते हैं ट्रेडिंग वो ये क्लेम करते हैं कि नहीं हम तो कमा रहे हैं काफी टाइम से, उसको जज करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड उठा लें या अपनी कंट्री का उठा लें, उसमें से कितने ट्रेडर्स हैं। सी द पॉइंट इज देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच। सो मैं ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो गेटिंग रिच तो हो गए, जैसे लास्ट 6 महीने में रिच हो गए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, राइट, बट स्टेइंग रिच फॉर 20, 30, 40, 50 years इज समथिंग विच यू रियली वांट। आप चाहते हो कि आप रिच रहो, राइट, आप अपनी वेल्थ ग्रो करते रहो। तो आई एम येट टू फाइंड अ ट्रेडर who stayed rich for 40 or 50 years of his life. Simple, do Google search and find out if you can. And trading is older than fundamental analysis. Long term investing, fundamental, ये सब बाद में आया। शुरू में जब 17th century में जब ट्रेडिंग शुरू हुआ था, ये इस तरह की चीजें, कमोडिटी ट्रेडिंग एंड ऑल, तो ट्रेडिंग शुरू हुई थी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही शुरू हुई थी। तो ये पुरानी चीज है एंड स्टिल वी डोंट हैव सक्सेसफुल पीपल। व्हाई सो? पर हर ट्रेडर को ये लगता है कि नहीं, मैं कुछ अलग ऐसा कर लूंगा, मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसा मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया है, ऐसे मैंने एल्गोरिथम बना लिए कि मैं वो कर जाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। हो सकता है आप कर भी जाओ, वो फ्यूचर बताएगा। आई कांट क्लेम कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है, बट अभी तक नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी देखो कि क्यों नहीं हो पाया। अगर पूरे वर्ल्ड में करोड़ों की पॉपुलेशन के बाद भी अगर ये कोई अचीव नहीं कर पाया, तो उनकी जर्नी तो चेक करो, उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी वो तो चेक करो, जिससे कि एटलीस्ट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स। अगर मिस्टेक्स करनी है तो एटलीस्ट मेक न्यू मिस्टेक्स। सेम मिस्टेक्स को वापस क्यों कर रहे हो जो ऑलरेडी कर चुके हैं? सो मेक न्यू मिस्टेक्स सो दैट यू कैन रीच द नेक्स्ट लेवल में भी। एंड इवन अभी ट्रेडिंग, अभी जो हर्षित मेहता स्कैम आया, स्कैम वाली सीरीज आई, उससे तो बहुत ही सारे लोग इंस्पायर हो गए एंड दे थिंक लाइक दे कैन आल्सो मेक मनी लाइक हर्षित मेहता एंड दे कैन गेट रिच वेरी क्विक। तो हर्षद मेहता वाला केस में भी he exploited a loophole in the system. Whether he was fraud or not, that's again could be debatable, but he was exploiting a loophole, and जैसे ही वो loophole बंद हुआ, वो he could not do that anymore. So what he did anyway, that is something which is not possible today because all those loopholes have been plugged over the years. तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। वो इंस्पायरिंग था कुछ हद तक एक पर्टिकुलर सेंस में, पर आप उससे किस तरह से इंस्पायर होके आप क्या करते हो, अगेन वही, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, आप उसको यूज कैसे करते हो वो आपका विजडम से डिफाइन करेगा। तो आपको पता है कि उसने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, पर आपको उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो आपकी विजडम डिफाइन करेगा। So now let's come to the last question of this podcast, and I think every investor want to get this answer. If we read about Warren Buffett, he also believes in valuations. So like अगर market बहुत ज़्यादा overvalued है, then you should like switch your major portfolio into debt and into equity. So अभी की अगर अपन time देखें तो market is trading at very high PE ratio. सो इस मार्केट में लाइक, और अभी मार्केट बढ़े ही जा रहा है आगे। वी डोंट नो लाइक व्हेन विल बी द टॉप ऑफ द मार्केट। तो अभी जो मार्केट इतने हाई पीई रेशियो पे है, सो क्या इस मार्केट में हमें अपने नए इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, या फिर हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे हमें स्विच करना चाहिए, या फिर अभी इस मार्केट में हम क्या करें? वॉरेन बफेट का बात कर रहे हैं हम, या किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, कितना भी हाई मार्केट हो जाए अभी या पास्ट में, किसी ने भी अपना पोर्टफोलियो बेचा नहीं है। वॉरेन बफेट को भी दिख रहा है कि सुपर हाई वैल्यूएशंस चल रहे हैं जो शायद सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, पर वो बेचकर उसको उन्होंने डेट पे शिफ्ट नहीं किया है, राइट। और फॉरगेट अबाउट हिम, आप किसी भी और सक्सेसफुल इन्वेस्टर को ले लें जिनका पोर्टफोलियो शायद उतना बड़ा नहीं है वॉरेन बफेट जितना, या इंडिया के किसी इन्वेस्टर को ले लें, चाहे अपने आसपास किसी इन्वेस्टर को ले लें, मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट डू दिस प्रैक्टिस ऑफ मूविंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट। No, like I'm not saying about like sorry to interrupt you, like I'm not saying like completely like equity portfolio we have shifted to debt. Like एक asset allocation होता है ना, suppose like maybe of 60-40,
सो उसको रिवर्स कर दिया, मे बी 40-60 कर दिया इक्विटी मार्केट में. सो ऐसा मैंने जितना पढ़ा है कि लाइक right now Warren Buffett is sitting on cash to find a good opportunity in this market. So like right. What's I got that point. So even coming to asset allocation, it is meant to be based on your financial goals. मेरा कोई गोल है जो मुझे 6 साल में, 8 साल में, 15 साल में, 20 साल में पूरे करने में, बस मल्टीपल गोल्स हैं, हर इंडिविजुअल के, हर फैमिली के होते हैं. मैं उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा, डेट में भी करूंगा या मैं इक्विटी में भी करूंगा. मैं पर्सनली क्या करता हूँ, कोई भी गोल अगर 5 इयर्स से पहले का है तो मैं डेट में पैसा लगाता हूँ, कोई भी गोल बियॉन्ड 5 इयर्स का है तो मैं इक्विटी में पैसा लगाता हूँ. दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी. देयर इज नो वन फॉर्मूला, वन वे ऑफ डूइंग इट. क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में 5 साल से कम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे फाइनेंशियल गोल्स जो लॉन्ग टर्म के हैं वहां पे इक्विटी में पैसा जाता है. जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वहां इक्विटी में मैं नहीं डालता. आई कीप इट इन डेट. राइट. अब कमिंग अबाउट कि वॉरेन बफेट आज कैश लेकर बैठे हैं या वो नया पैसा नहीं लगा रहे हैं, that's definitely a good strategy, but please understand the asset size of Warren Buffett. It is more than $600 billion, right? तो जब भी वो कुछ बाय करते हैं, he cannot buy like a small cap company anymore. वो उनके पास चॉइसेस बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनी पूरी खरीद लेंगे, और पूरी खरीद लेंगे तो उनको फिर वो मैनेज भी करना है. तो ही इज नॉट विलिंग टू मैनेज एवरी कंपनी. ही हैज ऐसी कुछ कंपनीज हैं उनके पास जिनमें उनका 100% स्टेक है, पर ज्यादातर कंपनीज ऐसी हैं जहां पे उन्होंने X परसेंटेज ऑफ स्टेक ले रखा है, एज एन इन्वेस्टर वो बैठे हैं उसके अंदर. तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उन्होंने किसी छोटी कंपनी में पैसा लगाया और उसका भी 5, 10, 15% स्टेक लिया, तो वो इतना छोटा अमाउंट होगा कि उनके टोटल पोर्टफोलियो साइज के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा. उसमें अगर वो बढ़ भी जाएगा पैसा तो उनको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो 100 रुपए में से 10 पैसे लगाए तो क्या फर्क पड़ गया. 10 पैसे लगा के 10 पैसे अगर 50 पैसे भी हो गए तो बहुत फर्क नहीं पड़ना उनके पोर्टफोलियो पे. राइट. तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए जहां पे वो बड़ा पैसा लगा सकें और उसके बाद भी वो एज एन इन्वेस्टर ही उस कंपनी में रहे, वो उस कंपनी के मालिक ना बन जाए. तो वो एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है उनके लिए, कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा हो गया, इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो चुका है कि उनके लिए पास ऑप्शंस बहुत कम हो गए. और ये बात वो अपने इंटरव्यूज में कई बार बोल चुके हैं. वो ये भी कहते हैं कि मेरा अगर आज पोर्टफोलियो छोटा होता, मान लो $1 मिलियन का पोर्टफोलियो होता सिर्फ, तो मैं शायद ज्यादा रिटर्न्स कमा रहा होता, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती. राइट. तो हम हर चीज को, वी कैन लर्न फ्रॉम वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच, फिलिप फिशर, पर हमें उसको एक तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्लस अपने एसेट के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी देखना होगा. हम हर चीज को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये किया या वो ये कर रहे हैं तो हम भी यही कर लेते हैं. राइट. कमिंग टू योर सेकंड, अगेन अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि हम आज इन्वेस्टमेंट करें ना करें, क्योंकि सब पीक वैल्यूएशन पर है. ऐसी वैल्यूएशंस में भी यू विल बी सरप्राइज्ड, यू कैन हैव कंपनीज जिनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है. बहुत रेयर होंगी, हैंडफुल ऑफ कंपनीज ही होंगी, पर हैं नंबर 1. और नहीं मिलती है तो बेस्ट इज टू कीप इन्वेस्टिंग इन द सेम पोर्टफोलियो विच यू हैव. अगर हाई वैल्यूएशन है तो भी ठीक है, क्योंकि आपने उस पर रिसर्च कर रखी है, आपको फंडामेंटल्स मालूम है उस कंपनी की, यू हैव कॉन्फिडेंस इन दैट कंपनी, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते रहो. कोई टाइमिंग, बेसिकली ये जज करना कि अभी हाई वैल्यूएशन है, नीचे आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, वो काम नहीं करता. वो उससे रिजल्ट आते नहीं है. क्योंकि एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, जुलाई के अंदर मार्केट ऑलरेडी अपने मार्च के लो से रिकवर कर चुका था. 38,000 के आसपास सेंसेक्स था. लॉजिकली सोचे तो वो वहां पहुंचना ही नहीं चाहिए था. क्योंकि अभी लॉकडाउन चलना शुरू ही हुआ था, इकोनॉमिक एक्टिविटी 0 के बराबर थी, सब कुछ डाउन था. Why was market going up? इतना ऊपर क्यों आया? तो लॉजिकली तो मुझे अपना जुलाई में पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए था, और कुछ लोगों ने किया भी है. कुछ लोगों ने बेचा भी था जुलाई में, ये सोच के कि ये तो पक्का 2-3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में नीचे आएगा, तब मैं अच्छी रेट पे अंदर हो जाऊंगा, 25-30% का प्रॉफिट हो जाएगा. अभी हम फेब में खड़े हैं, हमें पता है मार्केट का है. अभी ये फेब से अगली 3 महीने और ऐसा चलेगा कि 6 महीने की 1 साल भी डोंट नो. सो देयर इज नो पॉइंट टाइमिंग द मार्केट. आप अपने फाइनेंशियल गोल्स फिक्स अप करें, कितना अमाउंट चाहिए कितने सालों में, आज उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है पर मंथ के बेसिस पे, सो दैट यू कैन रीच योर गोल. दैट इज द बेस्ट वे टू प्लान योर फाइनेंसेस एंड इन्वेस्ट. उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, कितने नीचे जा रहा है, उस पे अगर हम कुछ स्ट्रेटेजी लगाएंगे भी तो वो 50% टाइम स्ट्रेटेजी काम करेगी, 50% टाइम काम नहीं करेगी. तो रिजल्ट जो है वो नेट में 0 आना है या नेगेटिव आना है. ओके. सो लाइक इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है, जो आपका गोल है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, चाहे मार्केट कैसा भी हो, बिकॉज इवेंचुअली मार्केट को ऊपर जाना ही है लॉन्ग टर्म. इंडियन मार्केट परफेक्ट. ओके. तो
with this question, we come to the end of this podcast, and it was great talking to you, Anupam sir. You gave us Thank very insightful information, like what strategy we can use, which strategy not to use. The most important thing is what strategy not to use, and we were able Right. to learn so much about you and from your mistakes. The main important thing is like the mistakes you made or the experience you had. It gave us a lot of learning. So thank you so much, sir, to be on our podcast show, and it is great pleasure having you here. Also, I would like to tell you guys, like Anupam sir has its own YouTube channel where you can visit his YouTube channel and gain more information about him. And he also has site where he writes about various articles. You can read them; they are really very insightful. So thank you, sir, on our show to come on our show. It was great interacting with you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Hitesh. Thank you.